हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 3 तकरार। सुबह का वक्त था जब स्नेहा की आंखें खुली। वह बिस्तर से नीचे उतरी और सीधा कबर्ड की ओर बढ़ गई। कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। नहाकर तैयार होकर वह जैसे ही कमरे से निकली, सामने वैदेही खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर स्नेहा को देखा और कहा, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने ही आ रही थी। स्नेहा फीका सा मुस्कुराकर वैदेही के साथ नीचे आ गई। उसने देखा कि दिन के उजाले में घर बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर 5 कमरे बने हुए थे। पहला कमरा जिसमें स्नेहा रह रही थी, फिर छोटा सा हॉल, उसके बाद 4 कमरे बने हुए थे। नीचे बड़ा सा हॉल, उससे लगकर डाइनिंग टेबल और उससे लगकर किचन था। एक तरफ बड़ा सा मंदिर बना हुआ था जिसमें महादेव और पार्वती जी की बड़ी सी मूर्ति विराजमान थी, जहाँ देवयानी जी हाथों में पूजा की थाली लिए आरती कर रही थी। सब आकर आरती में शामिल हो गए। आरती के बाद देवयानी जी ने सभी को आरती और प्रसाद दिया। फिर थाली मंदिर में वापस रखकर वैदेही की ओर पलट कर पूछा, बेटा शिवांश कहाँ है? वो देखिए वहाँ है। वैदेही कुछ कहती इससे पहले सीढ़ियों की ओर नजर जाते ही आकाश ने कह दिया। स्नेहा की नजरें उस ओर नहीं थी। वह देवयानी जी के पास पलके झुकाए खड़ी थी। शिवांश नाम सुनकर ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, शिवांश मतलब शिव जी का अंश, लेकिन हम तो महादेव के भक्त हैं, फिर भी इस नाम से इतनी बेचैनी क्यों? स्नेहा की इसी सोच के बीच शिवांश सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया। उसकी नजरें स्नेहा पर ही थी। कल रात मिला जो नहीं था, तो वह अभी उसके लिए अनजान थी, लेकिन पता नहीं क्यों स्नेहा को देख उसका भी मन बेचैन हो गया था। वह आकर देवयानी जी के सामने खड़ा हो गया। फिर बगल में खड़ी स्नेहा को एक नज़र देखा। हल्के भूरे लंबे बाल जिसकी उसने पोनीटेल बना रखे थे, गोरा रंग, पतले गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी पलकें और गोलाकार चेहरा उसे आकर्षक बना रहा था। उसने फिलहाल लखनवी वर्क का गुलाबी सूट पहन रखा था, जिस पर सफ़ेद दुपट्टा कैरी किया हुआ था, जिसमें वह बिल्कुल छोटी गुड़िया जैसी लग रही थी। वो यूँ कि उसकी हाइट मुश्किल से 5 फुट होगी, जबकि शिवांश 5'10" की लंबाई का था। सब कुछ देखने पर भी शिवांश की नज़रें उसकी आंखों पर ही ठहरी थी, क्योंकि स्नेहा ने पलकें झुका रखी थी और शिवांश की तो बिना किसी की आंखों में देखे किसी से मिलने की आदत नहीं थी, क्योंकि वह आंखों से ही लोगों के मन की बातें जानने का हुनर जो रखता था। शिवांश को स्नेहा की ओर देखते पाकर देवयानी जी ने मुस्कुराकर कहा, ये स्नेहा है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। इसके तो नाम में ही स्नेह है, एक बार पलके उठा देती तो। सोचते सोचते शिवांश रुक गया और चेहरा घुमा लिया। स्नेहा ने पलकें नहीं उठाई तो शिवांश डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठ गए। देवयानी जी और राजेश्वरी जी ने सभी को नाश्ता परोसा। सभी नाश्ता करने लगे। शिवांश की नज़र स्नेहा पर ही जमी हुई थी, मगर वह पलके झुकाए नाश्ता करने में व्यस्त थी। शिवांश ने नाश्ता कर लिया, तब तक स्नेहा ने ना कुछ कहा और ना ही पलके उठाई। तो आखिर में शिवांश ने चिढ़कर स्नेहा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहा, बटर पास करना तो। स्नेहा जो शिवांश के बिल्कुल सामने बैठी थी, उसके सामने ही बटर रखा हुआ था। उसने झिझकते हुए बटर का कटोरा उठाया और शिवांश की ओर बढ़ा दिया। शिवांश जो कि इस उम्मीद में था कि बटर देते वक्त स्नेहा पलके उठाएगी, उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। स्नेहा ने पलके झुकाए हुए ही बटर का कटोरा दिया और वापस से नाश्ता करने लगी। शिवांश जो कि बचपन से शांत था और कभी कभी शरारती भी हो जाता था, मगर उसका गुस्सा बड़ा तेज था। उसे स्नेहा के पलके ना उठाने से अचानक से गुस्सा आ गया और वह तुरंत हाथ धोने खड़ा हो गया। हाथ धोकर वह स्नेहा के पास से गुजरा और जानबूझकर धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा, आंखें टेढ़ी है क्या जो मुझे दिखा नहीं रही हो? स्नेहा ने हैरानी से पलकें उठाई और शिवांश को देखा। भूरा रंग, शांत चेहरा, नीली चमकीली आंखें, जेल से सेट किए हुए बाल और नेवी ब्लू जीन्स पर सफ़ेद बॉडी फिटिंग टी शर्ट पहन रखी थी उसने।
जिसमें से उसका कसरती शरीर उभर कर आ रहा था। स्नेहा ने एक पल उसे देखा और वापस से नजरें झुका ली। उतने में शिवांश ने उसकी आंखों में देख लिया। पूरी आंखों में ना जाने कितने अधूरे सपनों का दर्द और उनके पीछे बहुत पीछे छिपी शरारती आंखें भी थी, जो इस वक्त दर्द के पीछे छिप गई थी। शिवांश बिना कुछ कहे वहां से सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और मन ही मन सोचने लगा, ये पूरी आंखों वाली तो जान लेगी मैं। स्नेहा भी मन ही मन शिवांश के बारे में ही सोच रही थी। पता नहीं कैसा लड़का है, कोई पलके नहीं उठा रहा तो क्या उसकी आंखें टेढ़ी हो गई? एकदम ही बकवास बातें करता है। फिर पहली बार बात भी की तो कैसे? ऐसा कोई करता है क्या? वैसे तो काफी बाकी परिवार वाले अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसे होंगे। आंखों की चमक कुछ और ही बयां कर रही थी और चेहरे के भाव कुछ और। अजीब, मतलब बहुत ही अजीब इंसान से पाला पड़ा है मेरा। स्नेहा सोच ही रही थी कि इस बीच नाश्ता कर विश्वराज जी और अमरदीप जी अपने ऑफिस चले गए। उनकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो पूरे यूपी में जानी जाती है। उनके जितनी बड़ी और नामचीन कंपनी पूरे यूपी में नहीं थी। आकाश भी अपनी ही कंपनी में काम करता है। अनिका ने अभी अभी कॉलेज खत्म किया था, आगे वह MBA करना चाहती थी। वैदेही ने भी MBA कर रखा था। वह एक बड़ी कंपनी में जॉब भी करती थी, जो शादी के बाद भी कंटिन्यू रखने वाली थी। इस घर में बस शिवांश के काम का ही कोई अता पता नहीं था। एक हफ्ते बाद वैदेही की शादी थी, तो सब लोग फिलहाल उसी की तैयारियों में लगे थे। आज सभी को शॉपिंग के लिए जाना था, तो वैदेही और अनिका अपने कमरे में तैयार होने चली गई। स्नेहा को किसी का फोन आया तो वह बात करने बाहर चली गई। दादू अपने कमरे में जा चुके थे। देवयानी जी और राजेश्वरी जी ने किचन का सारा काम निपटाया। फिर देवयानी जी अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उन्हें कुछ याद आया, तो वह दादू के कमरे की ओर बढ़ गई। दादू अपने कमरे में बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। देवयानी जी को दरवाजे पर खड़ा देख उन्होंने किताब साइड में रखकर कहा, अरे आओ ना बेटा, वो आपसे कुछ बात करनी थी पापा जी। देवयानी जी ने शांत आवाज में कहा और आकर दादू के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। दादू अपनी दोनों बहुओं को बेटियों की तरह रखते थे। दादू की कोई बहन नहीं थी, उनके बेटों की भी कोई बहन नहीं थी, तो 2 पीढ़ियों से घर में लड़की का जन्म नहीं हुआ था। तो दादी को भी उनकी सास बेटी की तरह ही रखती थी और दादी दादू भी अपनी दोनों बहुओं को बेटी मानते थे। इसलिए दोनों बहुएं अपनी सारी समस्याएं पहले दादी और उनके बाद जाने के बाद दादू को बताती थी। दादू भी सब सुनकर रास्ता बताते थे। अब तो बहुओं के बाद उनके दोनों पोतों और पोतियों के भी दादू फेवरेट थे। जिस घर में काफ़ी सालों से कोई बेटी नहीं हुई थी, वहाँ अब 2-2 बेटियाँ थीं। आज दादू कुछ ज़्यादा ही खुश थे। वजह थी स्नेहा। स्नेहा को देखकर दादू के दिल को पता नहीं क्यों एक सुकून सा मिला था। उसी के कारण दादू के चेहरे से मुस्कुराहट दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने देवयानी जी को खोए हुए देखा तो तुरंत पूछा, क्या बात करनी थी? कोई बड़ी समस्या तो नहीं है? वैसे समस्या तो कोई है ही नहीं, बस थोड़ा टेंशन है, पुराने वाला। देवयानी जी ने खोए हुए स्वर में कहा। अब शिव ने क्या कर दिया? दादू ने तुरंत पूछा। आपको तो पता है, आपके दोनों बेटों में से किसी को इसी का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी शिवा हर वक्त उसी के साथ रहता है, जो बात मुझे भी पसंद नहीं है। देवयानी जी ने चिंतित स्वर में कहा। हाँ पता है, मगर शिवांश को कुछ कहो तो उसे गुस्सा आ जाता है, पूरा घर सिर पर उठा लेता है। दादू ने खोए हुए स्वर में कहा। आपसे और एक बात भी पूछनी थी, देवयानी जी ने कहा। हाँ पूछिए, दादू ने कहा। हम स्नेहा को यहाँ लाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हमने बस फ़ोन करके बताया था, आपकी परमिशन भी नहीं ली थी। देवयानी जी ने गर्दन झुकाई अपराध भाव से कहा। आप बिना परमिशन उसे यहाँ ले आई, ये तो उल्टा मुझे और भी अच्छा लगा। आप ऐसे अचानक उसे क्यों लाई, उसकी वजह भी जानता हो, मगर उस बच्ची को कब तक यहाँ रोक पाएगी, इसके बारे में सोचा है? दादू ने पूछा तो देवयानी जी खामोश हो गई। फिलहाल तो नहीं सोचा है, अभी 2 दिन बाद इशिका का जन्मदिन है, जिसकी पार्टी में शिवा जा रहा है, उसके बारे में सोचना है। आकाश ने सुबह ही बताया, पता नहीं उसे कैसे रोकेंगे। देवयानी जी ने चिंतित स्वर में कहा।
रोकने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपकी चिंता दूर होने का वक्त आ गया है। शिव को पार्टी में भेज दो, दादू ने मुस्कुराकर कहा। देवयानी जी उनकी बात समझी नहीं तो वह आंखें फाड़े हैरानी से दादू को देखने लगी। जब कुछ समझ आया तो वह भी मुस्कुराने लगी और कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर चली गई। तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई स्नेहा पर पड़ी, जिसे देखकर देवयानी जी की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का तीसरा भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।